morning student, welcome back to our channel Pharmaspirant। लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए थे बेटा, जिसमें एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटीज है, इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या कर लिए थे, प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को फिर से आगे बढ़ाते हैं बेटा। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन। यानी अगर किसी मेम्ब्रेन को, मैंने बताया लास्ट क्लास में कि अगर मान के चलिए ये स्टमक है और इस स्टमक और इसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइन वाला जो रीजन आ जाता है, तो यहां से अगर किसी ड्रग को क्रॉस करना है, इस मेम्ब्रेन को या इस इंटेस्टाइन वाले रीजन से ड्रग को क्रॉस करना है, तो उसमें पीएच का रोल क्या होगा। अगर वहां पर पीएच की मीडियम जो है, उस मीडियम का क्या रोल होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा ड्रग के ऊपर, उन सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आपको मालूम होगा कि अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक वाले जो रीजन है बेटा, वहां पर जो पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और अगर मैं इंटेस्टाइन वाले रीजन की बात करूं तो यहाँ पर जो पीएच होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो आप लोगों ने अर्लियर क्लास में पढ़े होंगे कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो इंटेस्टाइन में जाकर के डिजॉल्व होते हैं, यानी उनका डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन इंटेस्टाइन में होते हैं, और वहां से फिर वो क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि ब्लड में जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जिनका डिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन और एब्जॉर्प्शन ये कहां पर होते हैं, स्टमक में होते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो बेसिक मीडियम पे जाकर के डिजॉल्व होते हैं, और बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो एसिडिक मीडियम में डिजॉल्व और एब्जॉर्ब होते हैं। ये डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ड्रग की बात करूं तो ड्रग दो ही हो सकते हैं, या तो वीक एसिडिक नेचर का हो सकता है ड्रग, या तो वीक बेसिक नेचर का हो सकता है ना। स्ट्रॉन्ग मत याद रखना, वीक है मतलब एक्सेप्शन कुछ है, लेकिन मोस्टली जो ड्रग है वो या तो वीक एसिडिक होगा, क्या होगा भाई, तो वीक एसिडिक होगा, या तो वो ड्रग क्या होगा, बेसिक होगा, वो भी कैसा, वीक बेसिक होगा, है ना। अब सुनना, अब एसिडिक ड्रग कहां पर एब्जॉर्ब होंगे, बेसिक ड्रग कहां पर एब्जॉर्ब होंगे। आपने पढ़ा होगा इंटेरिक कोटेड टैबलेट, यानी वैसे टैबलेट जो इंटेस्टाइन में जाकर के ही डिजॉल्व हो, यानी स्टमक में डिजॉल्व ना हो। तो इन सारे फैक्टर्स को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ इक्वेशन को समझेंगे, और उस इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा एग्जामिनेशन में। उस इक्वेशन का नाम है बेटा हेंडरसन-हेसेलबेल्क इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंडरसन-हेसेलबेल्क इक्वेशन, है ना। हेंडरसन-हेसेलबेल्क इक्वेशन दो ड्रग के लिए दिया गया है। फर्स्ट फॉर वीकली एसिडिक ड्रग, जो एसिडिक नेचर का ड्रग है उसके लिए दिया गया है, और सेकंड है फॉर बेसिक ड्रग। टू टाइप्स ऑफ ड्रग के लिए वो क्या हुआ है, डिसाइड किया गया है, मतलब वो फॉर्मूला दिए हैं। तो हेंडरसन-हेसेलबेल्क इक्वेशन क्या है, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीपेट, नाइपर या फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में। What is the Henderson-Hasselbalch equation for weakly acidic drug और for weakly basic drug? यानी कि Henderson-Hasselbalch equation weakly acidic drug के लिए क्या है और weakly basic drug के लिए क्या है, यहां से क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो weakly acidic drug के लिए फॉर्मूला है बेटा pH इक्वल टू pKa log ionized upon unionized, ionized upon unionized, है ना, यानी पोलर अपॉन नॉन पोलर। आयोनाइज्ड का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, और अनआयोनाइज्ड का मतलब होता है बेटा लिपिड सॉल्युबल, याद रखेंगे इस पॉइंट को, है ना। तो pH इक्वल टू pKa प्लस log आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ हेंडरसन-हेसेलबेल्क इक्वेशन फॉर वीकली एसिडिक ड्रग। एंड सेकंड वन इज pH इक्वल टू pKa प्लस log अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड, दिस फॉर्मूला इज गिवन फॉर बेसिक ड्रग बाय हेंडरसन-हेसेलबेल्क। तो यहां पर दो इक्वेशन हमें याद रखना है, फॉर्मूला सेम है, pH इक्वल टू pKa log आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, यानी अगर आयोनाइजेशन ऊपर है तो वो वीकली एसिडिक ड्रग के लिए हो जाएगा,
और अगर अनआयोनाइजेशन ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, वीकली बेसिक ड्रग के लिए हो जाएगा। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये रोल कहां पर प्ले करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। उस एग्जांपल्स के बेस पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन का रोल क्या है। उस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलो उन्हें क्या पता है, देखो पीके क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर कोई भी ड्रग की आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन इक्वल हो जाए। यानी कि पीके का मतलब सबसे पहले समझो, आगे मैंने वो पॉइंट को लिखा भी है बेटा। पीके का मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां पर ड्रग की आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, पीके। आगे मैंने लिखा भी है ना। तो सुनना, यहां पर क्या कहता है कि आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पॉइंट यहां पर ये है। तो वीकली एसिडिक ड्रग के लिए जैसे मानकर चलो कोई ड्रग है जिसकी पीके, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा न्यूमेरिकल के फॉर्म में कि कोई ड्रग है, मान लो कोई ड्रग है और उस ड्रग की पीके दिया गया है 5 pH। उस ड्रग की पीके कितना है, 5 pH। अब सुनना, अब अगर ड्रग की पीएच 5 pH है, पीके उसका, अगर इस ड्रग को हम 5 से 6 pH पे लेकर के जाते हैं, यानी कि पीएच में एक हमने इंक्रीज किया, यानी इसको हम कहां पर लेकर जा रहे हैं, बेसिक की ओर। 5 से 6 जा रहा है, यानी कि किस ओर जा रहा है, बेसिक की ओर जा रहा है। और एक कंडीशन होगा कि नहीं, एक माइनस कर दो पीएच, यानी कि कहां पर लेकर के जाओ, 4 pH पे। जैसे मान के चलो कोई हमने मेडिसिन बनाई जिसकी पीके कितना है, 5 है। हमने मेडिसिन बनाई, मेडिसिन हमारे स्टमक में गई तो ऑब्वियसली स्टमक में जाएगी तो 2-3 pH पे वो काम करेगी, यानी 5 से नीचे माइनस होते चला जाएगा, 1 2 3 4 5। और जैसे ही वो इंटेस्टाइन में जाएगी ड्रग तो वो वहां पर pH बढ़ते जाएगा, 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, 9, मतलब, और यहाँ पर 4 3 2 ऐसे होते चला जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पर दो कंडीशन बनते हैं कि अगर कोई ड्रग की पीके 5 है और हमारी बॉडी में दो मीडियम है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, यानी स्टमक वाले रीजन में अगर ड्रग जाएगा, मूव करेगा तो एसिडिक पीएच मिलेगा, और अगर वो बेसिक वाले रीजन में जाएगा तो बेसिक पीएच आएगा। तो यहां पर पूछ रहा है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो सुनना बेटा, अगर हम 5 से 6 करते हैं यानी कि पीएच अगर बढ़ाते हैं तो आयोनाइजेशन ड्रग की इंक्रीज होगी। देखो ऊपर वाला फॉर्मूला के लिए हम आ रहे हैं, ड्रग कैसा है, पीके 5 है, यानी कि ड्रग कैसा है, एसिडिक नेचर का। ऑब्वियसली 7 के बिलो जो होता है वो कैसा नेचर आता है ड्रग का, तो वो रह जाएगा एसिडिक पीएच, यानी एसिडिक नेचर का है। तो एसिडिक नेचर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आयोनाइज्ड अपॉन अनआयोनाइज्ड, यही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या। तो सुनना, ड्रग क्या है भाई, 5 इसका पीके था, और जैसे ही हम 5 से 6 की ओर मूव लेकर के जाएंगे बेटा तो आयोनाइजेशन ड्रग की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी ड्रग की आयोनाइजेशन मानकर चलो पहले 1 था, तो जैसे ही 5 से 6 pH पर लेकर के जाएंगे तो ड्रग की आयोनाइजेशन कितनी हो जाएगी, 3। आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। तो सुनो, आयोनाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया कि आयोनाइज्ड ड्रग का मतलब या आयोनाइज्ड का मतलब होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया बेटा, वाटर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल ड्रग, इसी को हम आयोनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। तो सुना, अगर ड्रग की आयोनाइजेशन बढ़ती है यानी कि ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और मैंने अभी प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया कि अगर ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो ड्रग इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, कैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो ड्रग की अगर हम हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि वाटर सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं ड्रग की, तो ऑब्वियसली उस ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस अगर हम एसिडिक ड्रग को बेसिक पीएच पर लेकर के जाते हैं, कहां पर लेकर जाते हैं, बेसिक, 6 7 8 9 ये बेसिक पीएच की ओर हम मूव कर रहे हैं, तो उस ड्रग की आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि अगर कोई ड्रग को हम कहां पर लेकर के जा रहे हैं बेटा, तो अगर कोई एसिडिक ड्रग को बेसिक पीएच की ओर लेकर के जा रहे हैं, एसिडिक नेचर वाले ड्रग को हम कहां पर लेकर के जा रहे हैं, बेसिक मीडियम यानी इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, तो उस ड्रग की आयोनाइजेशन इंक्रीज होगी। इट मींस उस ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। दैट्स व्हाई उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसीलिए एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। आया समझ में। अब सुनना, अगर हम 5 से 4 3 2 की ओर लेकर के जाते हैं तो ड्रग की अनआयोनाइजेशन इंक्रीज होगी, नीचे वाला इंक्रीज होगा।
अगर नीचे करते हैं तो नीचे वाला, ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला इंक्रीज होगा। तो देखो बेसिक की ओर लेकर के जा रहे हैं तो आयनाइजेशन यानी कि पोलैरिटी बढ़ रही है, यानी कि हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन 4 3 2 की ओर लेकर के जा रहे हैं तो अनआयनाइजेशन बढ़ रही है, और अनआयनाइजेशन का मतलब होता है लिपिड सॉल्वर, यानी ड्रग की लिपिड सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर कोई ड्रग की लिपिड सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो रही है, लिपिड सॉल्बल है, तो वो ड्रग इजीली क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा मेम्ब्रेन को, पैसिव डिफ्यूजन वहां पर हो जाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया है। इट मींस एसिडिक ड्रग को, अगर ये ड्रग एसिडिक है, 5 पीएच है ड्रग की, ड्रग अगर एसिडिक है उसको और एसिडिक मीडियम की ओर हम लेकर के जा रहे हैं, तो उस ड्रग की लिपिड सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो रही है, यानी उस ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये इक्वेशन यही समझाना चाहता है, एक्चुअली में ये इक्वेशन यही कहना चाहता है कि जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो एसिडिक मीडियम पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो बेसिक मीडियम पे इजीली क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन यही कहता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि अगर एसिडिक नेचर का ड्रग है तो वो स्टमक में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और जो बेसिक नेचर का ड्रग है वो इंटेस्टाइन में डिसॉल्व हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन फॉर वीकली एसिडिक ड्रग क्या है और फॉर वीकली बेसिक ड्रग के लिए क्या दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बेटा जो हमें याद रखना जरूरी है इस इक्वेशन से रिलेटेड, और वो पॉइंट क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है, नोट में करके यहाँ पर मैंने लिखा है, उस पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट है फर्स्ट बेटा, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन गिवन रिजल्ट ओनली 4 to 10 pH। याद रखेंगे भाई, जीपेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन केवल 4 to 10 pH पे ही अपना रिजल्ट शो करेगा, अदरवाइज वो रिजल्ट शो नहीं करेगा। सेकंड है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग इज इक्वल टू अनआयोनाइज्ड ड्रग देन pH इज इक्वल टू pK। मतलब कि देखो pK का मतलब क्या बता सकते, pK वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जहां पर अनआयोनाइजेशन और आयोनाइजेशन रेट इक्वल हो जाए, यानी कि 50% ड्रग आयोनाइज्ड है और 50% ड्रग अनआयोनाइज्ड है। इस न्यूमेरिकल पॉइंट को, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, pKa। तो pK is actually a numerical value where at 50% of drug get ionized and 50% of drug get unionized। पॉइंट क्लियर हुआ? तो pK क्या है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहाँ पर डेफिनेशन में दिया है, सो pK of drug is numerically equal to the pH at which 50% of drug is ionized and 50% drug is unionized। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एसिडिक ड्रग आर मोर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑब्वियसली, अभी मैंने आपको वो प्रूव करके भी बताया, यानी स्टमक में एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। एंड बेसिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बेसिक मीडियम। देखो आपको मालूम होगा कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में ही होगा, लेकिन क्यों होगा उसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन देखे, और वो इक्वेशन से क्वेश्चन आता है कि वीकली एसिडिक ड्रग के लिए क्या इक्वेशन होगा और वीकली बेसिक ड्रग के लिए क्या इक्वेशन होगा। यहां से क्वेश्चन बेटा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलिए ये तो हो गया भाई अपना पीएच का इंपैक्ट ड्रग के एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अब कुछ मेमोरी बूस्टर हम लोग हमेशा याद रखते हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो मेमोरी बूस्टर में हमने एक साइड रखा है आयोनाइज्ड और एक तरफ रखा है नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, यानी कि आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड ड्रग के में डिफरेंट क्या है, इस पॉइंट को याद रखना। तो आयोनाइज्ड ड्रग का पहला पॉइंट है बेटा लिपिड इनसॉल्युबल होगा, यानी कि वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, लिपिड इनसॉल्युबल। जबकि नॉन आयोनाइज्ड ड्रग या तो अनआयोनाइज्ड ड्रग का मीनिंग होता है लिपिड सॉल्युबल होगा। मैंने बताया था कि आयोनाइज्ड और पोलर एक ही वर्ड है, नॉन आयोनाइज्ड और नॉन पोलर एक वर्ड है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, इट मींस लिपिड इनसॉल्युबल, और नॉन आयोनाइज्ड का मतलब है लिपिड सॉल्युबल। नेक्स्ट है बेटा सेकंड पॉइंट आयोनाइज्ड के ऊपर, पुअरली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जो वाटर सॉल्युबल होंगे ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब उनका बहुत कम होगा, एब्जॉर्प्शन बहुत कम होगा वाटर सॉल्युबिलिटी की, क्योंकि वाटर सॉल्युबल तो इजीली वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर नहीं पाएगा। लेकिन नॉन आयोनाइज्ड ड्रग जो होगा वो रैपिडली एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन, है ना। अनआयोनाइज्ड भी इसको हम कह सकते हैं, अनआयोनाइज्ड, है ना। तो अनआयोनाइज्ड ड्रग क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा स्टमक और इंटेस्टाइन से रैपिडली, यानी कि फास्ट, क्योंकि अनआयोनाइज्ड का मतलब क्या है, लिपिड सॉल्युबल, और लिपिड सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं।
तो दैट्स वाई है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, पुअरली पास अक्रॉस द प्लासेंटा, प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर आयोनाइज्ड है यानी कि वाटर सॉल्युबल है तो प्लासेंटा क्रॉस नहीं करेगा, जबकि अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो इजीली प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा। फोर्थ पॉइंट है बेटा, नोट एब्जॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल एंड आर इजीली एक्सक्रीटेड। रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब नहीं होगा और इजीली एक्सक्रीटेड हो जाएगा क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल है तो वाटर यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। रीनल का मतलब यहाँ पर किडनी वाले हैं ना, जो वहां पर रीनल ट्यूब्यूल जो प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स के अंदर जो ट्यूब्यूल प्रेजेंट है वहां से ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। कौन से, आयोनाइज्ड है। इसलिए तो मेटाबॉलिज्म में ड्रग को क्या किया जाता है, अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि वो नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब ना हो और इजीली क्या हो जाए, ड्रग हमारी यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाए यूरिन के साथ, है ना। तो आयोनाइज, इसीलिए बोला जाता है कि मेटाबॉलिज्म में अनआयोनाइज्ड ड्रग को आयोनाइज्ड ड्रग में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा जी, और किडनी से इसका एक्सक्रीशन बहुत ही लेस होगा। अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है, यानी अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल नेचर में है, अगर उसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो वो ड्रग जो है बेटा किडनी के थ्रू यानी रीनल एक्सक्रीशन ना होकर के उस ड्रग का एक्सक्रीशन बाइल या तो फीसस के थ्रू होंगे, जो आगे अभी अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर रहे हैं। पुअरली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन में एक बैरियर प्रेजेंट है बेटा, ब्लड ब्रेन बैरियर जिसे हम कहते हैं, और वहां पर केबल और केबल लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट्स ही वहां पर क्या होते हैं, मूव करते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये वाटर सॉल्युबल है तो ये मूव नहीं करेगा, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होंगे वो इजीली क्या कर जाएंगे, वहां पर मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा कुछ मेमोरी बूस्टर हो गया इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जो हमें क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम। जहां से क्वेश्चंस, मतलब हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देख लिए, एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पीएच का इंपैक्ट देख लिए, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कहां पर आते हैं, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, कि एब्जॉर्प्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन में पहला प्रॉब्लम है बेटा हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, तो वहां पर ऑप्शन में हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आ सकते हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम किससे होगा, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा। ऑब्वियसली ये मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, और इसको एब्जॉर्प्शन से भी रिलेटेड ये प्रॉब्लम कंसीडर किए जाते हैं। उन चीजों का भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देखो पॉइंट के मैंने क्या लिखा है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद हाईली लिपोफिलिक ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होते हैं ऑलवेज लिपोफिलिक ड्रग्स के साथ ही देखने को मिलते हैं। एंड जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के रूट के द्वारा ही ड्रग अगर जाएगा, यानी जीआईटी में ही अगर ड्रग प्रेजेंट होगा, उससे ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज दूसरे ड्रग का हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। इट मींस अगर मैंने आईवी रूट से ड्रग दिया, इंट्रावेनस दिया, इंट्रामस्कुलर दिया, तो वो ड्रग कभी भी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे। प्रॉब्लम जो है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का बेटा, वो ऑलवेज एसोसिएटेड होगा लिपोफिलिक ड्रग के साथ, ऑलवेज एसोसिएटेड होगा जीआईटी रूट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ड्रग के साथ, और ऑब्वियसली जीएसटी में वही ड्रग जीआईटी में वही ड्रग जाएंगे जिनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या तो ओरल होगा या तो क्या होगा, रेक्टल होगा। तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से ड्रग के साथ देखने को मिलेगा, हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक, तो किसके साथ देखने को मिलेगा, लिपोफिलिक के साथ मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, तो जीआईटी में यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कौन से रूट के द्वारा देखने को मिलेगा, तो ओरल या तो रेक्टल रूट के द्वारा। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। If drugs goes to high first pass metabolism, second point पे आते हैं। If drug goes to high first pass metabolism, then distribution of drug is affected or drug metabolized without distribution or without giving their pharmacological action। अगर ड्रग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है बेटा, तो उस ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या होगी, कम होगी। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन, यानी ब्लड से ड्रग का टारगेट ऑर्गन के पास जाना, जो मूवमेंट हो रही है, जहां पर उसको अपना एक्शन देना है, फार्माकोलॉजिकल एफिकेसी शो करना है या थेरापेटिक एफिकेसी शो करना है, या जिस पर्पस के लिए हम ड्रग को यूज कर रहे हैं वो ड्रग अपना एक्शन शो करना है जिस ऑर्गन के ऊपर, तो उस ऑर्गन के ऊपर उसकी रीचनेस जो है बेटा, यानी जितना अमाउंट जाना चाहिए, जितना कंसंट्रेशन ड्रग का जाना चाहिए, उतना कंसंट्रेशन वहां पर नहीं जाएगा।
इज दिस क्लियर? क्योंकि ड्रग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला गया। देखो मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। जैसे हमने देखा था कि ये हमारा क्या है भाई, स्टमक है, और स्टमक में हमने ड्रग को दिया। ये हमारा ब्रेन था जहां पर हमने इसको क्या बोला था, टारगेट ऑर्गन, जहां पे उसको काम करना था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो ये हमारा क्या हो गया, टारगेट ऑर्गन। हमने ड्रग लिया बेटा कौन सा रूट के द्वारा, ओरल। ड्रग कहां पे चला गया, स्टमक में। स्टमक से ड्रग कहां पे जाएगा बेटा, ब्लड वेसल्स में चला गया, क्या एब्जॉर्प्शन हो गई ड्रग की। और यहां से ड्रग को कहां पे जाना चाहिए था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहां से ड्रग को टारगेट ऑर्गन पे जाना चाहिए था, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना था। पीए का मतलब होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन देना था। लेकिन होता क्या है, अगर ड्रग हाईली लिपोफिलिक है, देखो हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी लगभग समान है, या तो थोड़ा बहुत वेरिएशन या डिसबैलेंस है दोनों में, तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ड्रग हाईली लिपोफिलिक है तो ड्रग यहां से, अगर ड्रग हाईली लिपोफिलिक, यानी कि मैं एल से इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि हाईली लिपोफिलिक ड्रग अगर यहाँ स्टमक में जाता है तो ड्रग कहां पे गया भाई, ब्लड वेसल्स में, हाईली लिपोफिलिक है। अब इस ड्रग को कहां जाना था, टारगेट ऑर्गन। लेकिन ये टारगेट ऑर्गन में तो जाएगा ही जाएगा, ये टारगेट ऑर्गन में ड्रग जाएगा यहां पर, लेकिन उतना अमाउंट नहीं जाएगा, इसलिए मैंने डॉट डॉट से यहाँ पे शो किया है। यानी कि अगर 100% यहाँ पे जाना चाहिए था तो ये ड्रग हाईली लिपोफिलिक के कारण 70% कहां पे गया, टारगेट ऑर्गन में, और 30% जो ड्रग है वो कहां पे चला गया, लीवर में। कहां पे चला गया भाई, लीवर में। तो यहां से लिपोफिलिक ड्रग 30% कहां पे चला गया, लीवर में। मैं एक रेशियो ऐसे ही बता रहा हूं, इंपैक्ट नहीं है कि हाँ 70% ही जाएगा। मैं आपको एक ऐसे ही एक इक्वल मैं समझाने के लिए इन चीजों को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो लिपिड सॉल्वर ड्रग 30% लीवर में चला गया। लीवर क्या करेगा भाई, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म, यानी नॉन पोलर ड्रग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी अनआयनाइज्ड ड्रग को आयनाइज्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी लिपिड सॉल्वर ड्रग को क्या चीज में कन्वर्ट किया जाएगा, हाइड्रोफिलिक में। तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक में ड्रग को क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। ये ड्रग यहाँ से क्या हो जाएगा, कहां पर जाएगा भाई, किडनी में, और किडनी से यूरिन के द्वारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बाहर हो जाएगा। तो देखो 30% ड्रग को जो टारगेट ऑर्गन में, रूल क्या कहता है कि पहले टारगेट ऑर्गन में जाएगा, और टारगेट ऑर्गन से ड्रग कहां पर आएगा, लीवर में, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद यूरिन के द्वारा वो बाहर हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। लेकिन हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में किया हुआ कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो कम हो गया, और कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग कहां पे चला गया, लीवर में, और वहां से मेटाबोलाइज होकर के बगैर एक्शन दिए हुए ही कहां चला गया, बॉडी से बाहर। यानी हमने पूरे ड्रग को यूज नहीं किया। इसी इंपैक्ट को, इसी इफेक्ट को, इसी प्रॉब्लम को हम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इंपैक्ट और इफेक्ट कहते हैं। आया समझ में? यानी कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, इसलिए ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी क्या हो जाएगा, कम होगा, और ड्रग जो है वो डायरेक्ट मेटाबोलाइज हो जाएगा बगैर डिस्ट्रीब्यूशन का। एब्जॉर्प्शन तो हुआ लेकिन ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। टोटली ड्रग की नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग तो जाएगा, 70%, 80%, 20%, 50%, जो भी ड्रग की रेशियो है वो तो वहां पर जाएगा, लेकिन कुछ रेशियो जो है वो बगैर अफेक्ट शो किए हुए, बगैर अपना एक्शन दिए हुए बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। दैट इज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आई होप दिस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बेटा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है और मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि एक्चुअली है क्या। अब कौन कौन से ड्रग शो करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खासतौर से जीपेट वगैरह एग्जामिनेशन में कि विच वन ऑफ द ड्रग इज गोइंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या विच वन ऑफ द ड्रग इज शोइंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जीपेट में पूछे जाते हैं, और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स में बेटा आइसोप्रिनोलिन, कुछ ड्रग मैंने यहाँ पे आपको दिया जो आपको याद रखना है एटलीस्ट, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही ड्रग से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी जब मैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ाऊंगा जीपेट वाले स्टूडेंट के लिए, बाकी आपके फार्मासिस्ट वाले के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डीआई और जीपेट वालों के लिए ये सारे पॉइंट भी याद रखना है। जब मैं ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इन चीजों को बताऊंगा। फिलहाल फार्मासिस्ट वाले के लिए तो इतना सफिशिएंट है जितना मैं आपको दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है आइसोप्रिनोलिन, प्रोपिनेनॉल, साल्ब्यूटामॉल, वेरापामिल, टीसीए जिसको हम इमिप्रामिल बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रोग्लिसरीन, पेथिडीन, थियोफाइलिन, लिग्नोकेन,
मॉर्फिन और हाइड्रोकोर्टिसोन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ड्रग हैं जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब देखो इसको मैंने ट्रिक दिया है, इजी इजी छोटे छोटे ट्रिक से अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग जो जाते हैं तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि इस पूरे साल भर इससे हो जाएगा आइसोप्रिनोलिन, है ना, पूरे से हो जाएगा प्रोपेनॉल और साल से हो जाएगा साल्बुटामोल। तो यहाँ पे लिखा है इस पूरे साल भर टीसीएस, टाटा कंसल्टेंट सर्विस एक है इंजीनियरिंग का जो प्लेसमेंट करवाती है, तो टीसीएस से हो जाएगा टीसीए यानी कि इमिप्रामिन। टीसीएस का टेस्ट, जो वो सिलेक्शन करते हैं प्लेसमेंट करते हैं तो टेस्ट लेते हैं, तो टीसीएस का टेस्ट से हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और मिथाइल टेस्टोस्टेरोन। टेस्ट जो हुआ वो नाइट में हुआ तो नाइट से हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन, और टेस्ट का पैटर्न जो था यानी पेटिडी थ्योरी रखा गया, ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन थ्योरी रखा गया, तो थियोफाइलिन थ्योरी रखा गया, जिससे लोगों में जो स्टूडेंट या जो जॉब के लिए सर्चर जो थे, जो जॉब सर्च कर रहे थे, तो लोगों से हो जाएगा लिग्नोकन, लोगों का मोरल जो है वो हाई हो गया, मोरल से हो जाएगा मॉर्फिन और हाई से हो जाएगा हाइड्रोकोर्टिसोन। तो देखो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने वाले ड्रग कौन है भाई, तो सिंपल सा पॉइंट है, इस पूरे साल भर टीसीएस का जो टेस्ट हुआ वो नाइट में हुआ, पैटर्न उसका थ्योरी रखा गया जिससे लोगों की मोरल हाई हो गई, खत्म, यही ड्रग है। एक एक वर्ड अगर आप याद रखोगे बेटा, एक छोटे छोटे वर्ड आपको वहां पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो इस छोटे से ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, 12-15 जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाते हैं, उस ड्रग को मैंने आपको क्या करा दिया, याद करा दिया। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सभी के सभी हाईली लिपोफिलिक ड्रग होंगे जी, ये सभी के सभी हाईली लिपोफिलिक है, और हाईली लिपोफिलिक क्यों है, क्योंकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जा रहे हैं, और हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में वही ड्रग जाएंगे जो हाईली लिपोफिलिक नेचर का होगा। और अगर ड्रग हाईली लिपोफिलिक का है तो वो इजीली किडनी के द्वारा यानी रीनल एक्सक्रीशन तो नहीं होगा, बहुत ही रेयर केस में वो रीनल क्लियरेंस करेंगे यानी रीनल एक्सक्रीशन होगा, नहीं तो ये ड्रग बाइल या तो फीसेस के थ्रू ही क्या होंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। तो देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो अगर क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट से हम 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में, यानी अगर आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द ड्रग इज हाईली लिपोफिलिक इन नेचर, तो वहां पर भी आपको ऑप्शंस में अगर ये ड्रग दिख जाए तो आप इस ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, वहां पर टिक लगा सकते हो और आप अपना वहां पे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एब्जॉर्प्शन का पहला प्रॉब्लम जो था हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड पे आते हैं, लुमिनल इफेक्ट। लुमिनल इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ये भी एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड है, जैसे हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखें। लुमिनल इफेक्ट में क्या होता है, तो अल्टरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी ड्रग्स ड्यू टू concurrently administered drug is known as luminal effect seen with oral dosage form। ये जो लुमिनल इफेक्ट है किसके साथ देखने को मिलता है, ओरल डोजेज फॉर्म। अगर हम ओरल रूट के द्वारा अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें लुमिनल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये क्या कह रहा है, लुमिनल इफेक्ट क्या है कि देखो जब हम दो ड्रग को एक साथ यूज करते हैं यानी कंकरेंटली अगर किसी ड्रग को हम यूज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, दो मेडिसिन हमने एक ही साथ खा लिया, तो हो सकता है वो दोनों मेडिसिन एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन रेट को क्या करे, रिड्यूस करे यानी कि कम करे। अगर वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को कम करता है एक साथ लेने पर, तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लुमिनल इफेक्ट। होता है ना समटाइम्स एक दूसरे, मतलब हमने दो ड्रग लिया तो एक ड्रग ने दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उसी इंपैक्ट उसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लुमिनल इफेक्ट। थर्ड है बेटा प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू एब्जॉर्प्शन, उसमें है गट वॉल इफेक्ट। गट वॉल इफेक्ट का मतलब क्या है, ड्रग्स विच डैमेज जीआईटी वॉल, जो जीआईटी वॉल को डैमेज करें यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डैमेज करने वाले ड्रग्स जो होते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, गट वॉल इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई ड्रग जो हमारे जीआईटी वॉल को डैमेज करे, वहां पर अल्सर कॉज करे, तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, गट वॉल इफेक्ट। ये भी किस में देखने को मिलता है, ओरल रूट के साथ ही देखने को मिलता है। तो देखो चाहे हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो, चाहे लुमिनल इफेक्ट हो, चाहे गट वॉल इफेक्ट हो, ये तीनों जीआईटी से एसोसिएटेड होंगे और तीनों ओरल रूट के द्वारा ही कॉज होंगे, जबकि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो रेक्टल रूट के द्वारा भी कॉज हो रहे थे। तो इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या करें, जो प्रॉब्लम वाला पॉइंट था, जो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो कॉन्सेप्ट भी अपना क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया।
चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स कौन है, कौन एब्जॉर्प्शन को फास्ट करेगा, कौन एब्जॉर्प्शन को स्लो करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में पहला पॉइंट है एक्वस सॉल्युबिलिटी। अगर एक्वस सॉल्युबिलिटी रहेगी तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो गिवन इन वाटरी सॉल्यूशन आर एब्जॉर्ब्ड फास्टर देन सॉलिड फॉर्म। ऑब्वियसली सॉलिड नेचर का एब्जॉर्प्शन कम होगा क्योंकि मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस करना है, तो जितना ज्यादा ड्रग वाटरी सॉल्यूशन में होगा यानी एक्वस सॉल्यूशन में होगा उतना फास्ट ड्रग की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, यानी एक्वस सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, ये भी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना फास्ट मूवमेंट होगा क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस वहां पर होगी, पैसिव डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आपको पहले से ही मालूम होगा इस कॉन्सेप्ट को, यानी अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑब्वियसली तो उतना ही फास्ट क्या होगा, जिससे देखते होगा ना कि अगर पानी की टंकी में पानी फुल है तो नीचे फोर्सिंग ज्यादा रहती है, नल में ज्यादा पानी आती है, और पानी कम हो जाती है तो नल में पानी कम हो जाती है, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, तो ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, ऑब्वियसली जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। अब इतना ही एरिया है तो इतना ही ड्रग को एब्जॉर्ब करेगा, अब एरिया इतना हमने बढ़ा दिया तो इतना ज्यादा ड्रग का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो एरिया एब्जॉर्बिंग सरफेस, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन इज वैस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इंक्रीज ब्लड फ्लो हैजन ड्रग एब्जॉर्प्शन। जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर वो ड्रग बहुत इजीली फास्ट हो रही है तो वो वहां पे ड्रग बाइंड नहीं कर पाएगी। और जब तक देखो ऐसा नहीं है कि ब्लड में डायरेक्ट ड्रग चला जाता है, ब्लड में जब ड्रग जाता है तो बाइंडिंग प्रोटीन से वो बाइंड करता है। बाइंडिंग प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तीन वहां पर बाइंडिंग प्रोटीन ब्लड में होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, जब बाइंडिंग होगा तब ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन जो होगा, जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी टारगेट ऑर्गन पर ले जाने के लिए भी एक प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि बाइंडिंग प्रोटीन मतलब जब ड्रग एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड में जब 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 ड्रग जाएगा तो वहां पर क्या होगा भाई, तो वहां पर ड्रग सबसे पहले बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करेगा। जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊंगा अभी कि बाइंडिंग प्रोटीन क्या होते हैं, है ना, तो बाइंडिंग प्रोटीन से पहले वो बाइंड करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर वो ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वैस्कुलरिटी यानी इंक्रीज ब्लड फ्लो हैजन ड्रग एब्जॉर्प्शन, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। शायद मैंने इसको कम बता दिया लेकिन नहीं, इसको ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतना ज्यादा क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इफ ड्रग इज गिवन आईपी यानी कि इंट्रावेनस रूट देन देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। अब डायरेक्ट ड्रग को अगर हम ब्लड में, ये ब्लड वेसल्स है और हमने इंजेक्शन के थ्रू, ये हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन के थ्रू हमने ड्रग को क्या कर दिया, डायरेक्ट इस ब्लड वेसल्स में डाल दिया, तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या हुई, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि स्टमक से वो एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाए, या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाए, ब्लड में। यहाँ तो हमने डायरेक्ट ब्लड में ड्रग को डाल दिया, तो दैट्स व्हाई आईवी रूट के द्वारा अगर हम ड्रग दे रहे हैं तो ड्रग की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इस पॉइंट को याद रखना है। यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट या रेक्टल रूट, इसी के द्वारा ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, आयोनाइजेशन डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब होता है वाटर सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा वाटर सॉल्युबल उतना कम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ज्यादा क्या होता है, मूव करता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस इजीली मूव नहीं कर पाता है। तो जितना ज्यादा आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन व्हाइल एनायोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर एनायोनाइजेशन ड्रग की ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिपिड एंड वाटर, अगर लिपिड में सॉल्युबल ड्रग है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो लेस एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट है बेटा पी ग्लाइकोप्रोटीन, एक पी ग्लाइकोप्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उसका इंपैक्ट क्या होता है, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली क्या करता है, ये पंप आउट कर देता है ड्रग को, जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो क्या होता है, पंप आउट करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं बेटा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट पी ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू, तो पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग को पंप आउट कर देता है, बाहर कर देता है, यानी ड्रग जाएगा तो ब्लड वेसल्स में लेकिन उसको फिर बाहर कर देगा। तो दैट्स व्हाई पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेटा वो क्या इंपैक्ट शो करेगा, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर भी बता दिया जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए
या तो अदर फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो देखिए फैक्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया और फैक्टर के साथ ही हमारा एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 पॉइंट आपको बताया था कि टोटल कितने पॉइंट हमें पढ़ने हैं, 4 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, हमने एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पॉइंट क्या है, मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी आपको बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन टू टारगेट ऑर्गन, और साइट ऑफ एक्शन इज सिंपली नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वैसे ड्रग जो ब्लड से कहां पे चला जाए भाई, तो ब्लड से वो मूव करके कहां पर जाए, जहां पर उसको अपना एक्शन देना है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है देयर आर 3 टाइप ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन। देखो हाँ, मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो उस बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन। तो टोटल बाइंडिंग प्रोटीन कितने होगा, 3, एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लोबुलिन। तो पॉइंट हमें याद रखने हैं। थर्ड पॉइंट है एसिडिक ड्रग बाइंड विथ एल्बुमिन and basic drug bind with alpha 1 acid glycoprotein while highly lipophilic drug bind with globulin। अब देखो ब्लड में 3 बाइंडिंग प्रोटीन है, एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन एंड क्या है बेटा, ग्लोबुलिन है। तो एल्बुमिन से कौन बाइंड करेगा, एसिडिक ड्रग, याद रखेंगे। और मैक्सिमम ड्रग का नेचर क्या होता है, वीक एसिडिक, यानी एसिडिक नेचर का मैक्सिमम ड्रग होता है। यानी सबसे ज्यादा बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होगा, एल्बुमिन, ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस जीपेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से मेंशन किया हूं। और हाईली लिपोफिलिक अगर नेचर का कोई ड्रग होगा वो तो ग्लोबुलिन के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग मैंने बताया है कि सबसे ज्यादा ड्रग किससे बाइंड करता है, एल्बुमिन, उससे कम अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और सबसे कम ड्रग किससे बाइंड करता है, ग्लोबुलिन के साथ। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा है, एल्बुमिन प्रेजेंट है बाइंडिंग प्रोटीन, उसके बाद अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, फिर ग्लोबुलिन। तो ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग से भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो भी ये क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन। देखो जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होता है, जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होकर के कहां पर गया, ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन को लिखा है। ये ड्रग आया तो ड्रग जाकर के इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। तो अगर कोई ड्रग किसी के साथ, अगर कोई मॉलिक्यूल किसी के साथ जुड़ता है तो उस मॉलिक्यूल के लिए वो साइट क्या हो जाता है, रिसेप्टर। मैंने रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या है, इसका रिसेप्टर है, लेकिन ये साइलेंट रिसेप्टर है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, बस इसको जोड़ करके रख दिया, और जैसे ही जरूरत पड़ा तो इसको किसी ना किसी ऑर्गन के ऊपर क्या कर दिया, सेंड कर दिया, किसी ऑर्गन में, किसी सेल के ऊपर, किसी टिश्यू में क्या कर दिया, इसको सेंड कर दिया। तो दैट्स व्हाई प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइलेंट रिसेप्टर। तो वही पॉइंट है कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज साइलेंट रिसेप्टर ऑफ ब्लड, दिस इज टेम्पररी बाइंडिंग। मैंने बताया ना कि ये टेम्पररी बाइंडिंग है, परमानेंट नहीं है, बस बाइंड किया उसके बाद उसको दूसरे ऑर्गन में सेंड कर दिया। तो टेम्पररी बाइंडिंग एंड ड्यू टू हाई लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग सम पार्ट आर बाइंड विथ अदर टिश्यू प्रोटीन other than target organ, this phenomena is known as sequestration. Sequestration mostly seen with lipid soluble drug। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है टेम्परेरी बाइंडिंग, एक है सेक्वेस्ट्रेशन। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि सेक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। और 2014 के जीपेट एग्जामिनेशन में सेक्वेस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसे हम यहाँ पर याद करेंगे, तो देखो यहाँ ड्रग जब ब्लड वेसल्स में आया तो इस ड्रग को कहां पर जाना था, तो अपना टारगेट ऑर्गन में, जहां पर इसको अपना काम करना था, तो दैट इज टारगेट ऑर्गन, जहां पर ड्रग को क्या होना था भाई, जाना था, यहाँ पे ड्रग को अपना आकर के एक्शन देना था। लेकिन अगर लिपोफिलिसिटी ज्यादा है, देखो एक तो लिपोफिलिसिटी ज्यादा होगा तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहला प्रॉब्लम हो गया। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम फिर से देखो, लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो ड्रग जो है वो टारगेट ऑर्गन में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अदर ऑर्गन में भी चला जाएगा, अदर टिश्यू में भी चला जाएगा। मान के चलो 70% ड्रग कहां पे चला गया, टारगेट ऑर्गन में, और 30% ड्रग कहां पे चला गया भाई, अदर ऑर्गन में। किसके साथ, तो ये देखने को मिलेगा उसी ड्रग के साथ जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी।
तब अदर ऑर्गन में जाएगा तो ड्रग अपना एक्शन देगा क्या? नहीं, क्योंकि ड्रग की तो एक्शन यहाँ पर चाहिए थी। हमें सर दर्द ठीक करना है तो ड्रग को कहाँ पे जाना चाहिए? ब्रेन में। लेकिन ड्रग कहाँ पे चला गया? लेग वाले रीजन में, हैंड वाले रीजन में, अदर रीजन में चला गया। तो क्या वहां पर वो ठीक करेगा? नहीं, हमें प्रॉब्लम तो ब्रेन में था, और ब्रेन में कितना ड्रग है? 70%। लेकिन ड्रग की लिपिड सोलबिलिटी ज्यादा थी, लिपोफिलिसिटी ज्यादा थी, तो ड्रग दूसरे रीजन में चला गया, दूसरे एरिया में चले गए। तो इस प्रॉब्लम को ही हम क्या बोलते हैं? सेक्वेस्ट्रेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है नोन एज सेक्वेस्ट्रेशन। सेक्वेस्ट्रेशन मोस्टली सीन विद लिपिड सॉल्वर ड्रग। इस पॉइंट को याद रखेंगे, लिपिड सॉल्वर ड्रग के साथ ही सेक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन बाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिपोफिलिसिटी। ये जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ड्रग की, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? डायरेक्टली लिपोफिलिसिटी और पार्टीशन कोएफिशिएंट के ऊपर ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आपको याद रखना है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्या है भाई? तो फ्लूइड वॉल्यूम दैट कैन एकोमोडेट ऑल द एडमिनिस्ट्रेड ड्रग इन बॉडीज इन्होंने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वीओडी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कि कितना फ्लूइड वॉल्यूम हमारी बॉडी में एकोमोडेट हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है हायर द लिपोफिलिसिटी हायर द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जितना ज्यादा ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी। And if higher the volume of distribution of drug, then high dose of drug is required. That's why duration of action is also increased. अब सुना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, PQRS करके क्वेश्चंस हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो DI हो या जीपेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग की ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यानी अगर किसी ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है तो उस ड्रग की बीओडी भी क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। और अगर ड्रग की बीओडी ज्यादा है तो ड्रग की जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो ज्यादा होगा, क्योंकि लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो ड्रग अदर ऑर्गन में भी चले जाएंगे। कुछ तो ड्रग कहाँ जाएंगे? टारगेट में, और कुछ कहाँ चले गए? अदर ऑर्गन में लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने का। दैट्स व्हाई बीओटी अगर ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो ड्रग की डोज क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग जितना टारगेट ऑर्गन में जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। कुछ ड्रग कहाँ पे चला जा रहा है? अदर ऑर्गन में जा रहा है। तो दैट्स व्हाई डोज जो है ड्रग की क्या हो जाएगी? बढ़ानी पड़ेगी। और अगर ड्रग की डोज बढ़ गई यानी कि ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज क्या होता है? क्योंकि अदर ऑर्गन से क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ड्रग कहाँ पे? टारगेट ऑर्गन में। जैसे मान के चलो एक हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जैसे ही हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया और ब्लड हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में, यानी जिस ऑर्गन को ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है उस रीजन में ब्लड पहले जाती है ना। जैसे आप लोगों ने ट्रेन की सफर किए होंगे तो ट्रेन की जर्नी में आप लोग देखते होंगे कि जो सुपर फास्ट होती है या जो लॉन्ग रूट की ट्रेन होती है उसको क्या किया जाता है? आगे भेज दिया जाता है और आपकी ट्रेन को रोक दिया जाता है कहीं बीच में। तो वैसे ही है कि जिस ऑर्गन को ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस ऑर्गन में ज्यादा ब्लड की सप्लाई होगी, और जिस ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम है, रिक्वायरमेंट कम है, नीड कम है, तो उस ऑर्गन में ब्लड को की सप्लाई कम की जाएगी। और अगर मान के चलो कम ब्लड की सप्लाई वाले ऑर्गन में ड्रग को पहुंचना है तो हमने जैसे ही मेडिसिन खाया, मेडिसिन जैसे ही ब्लड में गया तो मेडिसिन सबसे पहले कहां पे चला जाएगा? हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन में, यानी वो ऑर्गन जहां पर ब्लड की सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो मेडिसिन जा रही है। तो वहां से ड्रग दूसरे ऑर्गन में चली गई और जिस ऑर्गन में जाना चाहिए था उस ऑर्गन में ड्रग कम गई। तो अब क्या होगा कि हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन यानी जिस ऑर्गन में ड्रग चली गई है लेकिन वहां पर ड्रग का यूज नहीं है, तो वो ऑर्गन से जब ब्लड वापस आएगा तो उस ड्रग को लेकर के चला आएगा उसी ऑर्गन में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इस कारण से ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉइंट याद रखना है कि लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो ड्रग की डोज भी इंक्रीज होगी, और ड्रग की डोज अगर इंक्रीज होती है तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से क्या होना है? याद रखना है। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आपको कुछ और भी पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आते हैं जो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, उस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रेडिक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा कंसंट्रेशन।
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी VOD इक्वल टू टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब जैसे मान के चलो हमने 1000 ग्राम का एक मेडिसिन लिया, टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज हमने क्या लिया भाई कि टोटल डोज हमारी बॉडी में कितनी थी 1000 mg। अब 1 आवर्स आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे जी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 5 मिनट के बाद, 20 घंटे के बाद, ऐसे वो पूछेंगे। 1 घंटे के बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन यानी ड्रग कहां पे जाएगा ब्लड में, और ब्लड में साइलेंट रिसेप्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा, अभी मैंने आपको बताया था। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की है ना, तो ड्रग 1 घंटे के बाद ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन मान के चलो कितनी है, तो मान के चलो 20 mg है। क्या है 20 mg है। तो अब इसका पूछेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट ड्रग। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है फॉर्मूला, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटेड डोज कितना है 1000 ग्राम है, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है 20 mg पर मिलीलीटर, ml में रहेगा है ना, प्लाज्मा तो फ्लूइड है तो ml में होगा। तो अभी हम mg ml और ग्राम इतना बड़ा न्यूमेरिकल अपन नहीं जाते हैं, डायरेक्ट अपन मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। तो 1000 अपॉन 20 है ना प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब 2 को यहाँ से 0 को 0 से डिवाइड कर दिए, क्रॉस कर दिए। अब 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50। अब डायरेक्ट इसका आंसर लिखोगे 50 लीटर। हमेशा याद रखना जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लीटर में लिखा जाता है, क्या में लिखा जाता है लीटर में। तो उस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुई 1 घंटे बाद 50 लीटर, यानी 1000 ग्राम हमने ड्रग लिया और 1 घंटे बाद प्लाज्मा कंसंट्रेशन 20 mg पर ml था, तो उस ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम कितना था 50 लीटर था। डायरेक्ट करना जितना डोज है, मान के चलो डोज उसने 20 ग्राम किया है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसने बताया कि 1 ग्राम है, 1 mg पर ml है, तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, और 20 में क्या जोड़ दो लीटर, ये उस ड्रग की क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल था, एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और फॉर्मूला याद रहेगा तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। टोटल डोज अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर देना है ना। ऐसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं 1 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 20 घंटे बाद, 3-4 वो पॉइंट डाल देंगे, तो इन तीनों का पॉइंट पूछेंगे कि उस समय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो वो भी इजिली आपको क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली जितना ज्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब है ड्रग अभी ब्लड वेसल्स में है, क्योंकि प्लाज्मा तो ब्लड में है ना, तो ब्लड वेसल्स में होगा तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो कम होगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो कहती है कि टिश्यू के अंदर कितना ड्रग एकोमोडेट हुआ, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कम होगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिटर्मिनेंट ऑफ लोडिंग डोज। ऑब्वियसली लोडिंग डोज का ये क्या है बेटा डिटर्मिनेंट है, इस पॉइंट को हमें क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ये भी पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक और पॉइंट है, उसको भी अपन क्या कर लेते हैं क्लियर कर लेते हैं। चलिए वो पॉइंट क्या है, इफ पॉइजनस या इफ पॉइजनिंग अकर्स विथ दोज ड्रग हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ड्रग जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है और उसके साथ अगर पॉइजन हो जाए बॉडी में, यानी कि टॉक्सिसिटी इफेक्ट देखने को मिले, तो उस केस में देन हीमोडायलिसिस इज नॉट बेनिफिटेड। While if poisoning occurs due to drug having low volume of distribution, then hemodialysis is benefited। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी जीपेट एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा है। देखो हीमोडायलिसिस का मतलब होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, और अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की ज्यादा है तो ड्रग ब्लड में है ही नहीं, ड्रग कहां पे चला गया टिश्यू में। तो अगर ड्रग टिश्यू में है तो हीमोडायलिसिस यानी ब्लड का प्यूरिफाई करके आप करोगे भी क्या, तो इसीलिए वहां पर हीमोडायलिसिस आप करोगे भी तो भी जो टॉक्सिसिटी हुई है ड्रग की वो इंपैक्ट नहीं होगी, उस ड्रग वो रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ड्रग की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इसका मतलब है ड्रग अभी टिश्यू में नहीं गया है, ड्रग कहां पर है ब्लड में है। तो अगर इस केस में हम ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो, यानी कि ड्रग की जो पॉइजनस इफेक्ट है वो क्या हो जाए कम हो जाए। तो उसी पॉइंट को मैंने लिखा है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से क्या करना है याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
फैक्टर अफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तो फर्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पीके वैल्यू ऑफ ड्रग, हाईली आयनाइज्ड ड्रग शोइंग लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलवेज ऑब्वियसली अगर हाइड्रोफिलिसिटी, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग शोइंग लेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेगा उतना ज्यादा ड्रग ब्लड में है और उतना ही कम ड्रग दूसरे टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में कम जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ब्लड फ्लो, हाई परफ्यूजन ऑफ ड्रग इन एनी ऑर्गन शोइंग मोर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम परफ्यूजिंग ऑर्गन। देखो हाईली परफ्यूज ऑर्गन, जहां पर ड्रग ब्लड ज्यादा जाता है, ब्लड जहां पर ज्यादा सप्लाई होता है उस ऑर्गन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, जबकि जिस उसके कंपेयर में जिसमें कम ब्लड की सप्लाई होती है। इस पॉइंट को भी मैंने आपको पहले ही क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था फार्माकोलॉजी के लिए और किसी भी कंपटीशन के लिए, या तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उस कॉन्सेप्ट से हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पॉइंट को क्या कर लिए, हम लोग कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे पास फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हमारे पास बुक भी है, तो अगर कोई वो बुक परचेज करना चाहते हैं तो हम लोग, हमारा नंबर है बेटा हमारी कोचिंग का, आप इस नंबर पे कॉल करके उस बुक को क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। 9039301429 ये हमारा मोबाइल नंबर है बेटा। इस मोबाइल नंबर से आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। टोटल बुक की जो प्राइस है बेटा वो 251 है और बिल्कुल सिलेबस वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। सारे ड्रग की ट्रिक दी गई है, जितनी भी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ड्रग है उसकी ट्रिक दी गई है। अगर आप वो ड्रग केवल आप खरीदते हो, जो क्लासिफिकेशन की केडी त्रिपाठी की जो बुक है वो बुक ही आपको लगभग 250-300 रुपए में देती है और हम पूरे फार्मासिस्ट के सिलेबस के साथ, यानी इसमें फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन विथ ट्रिक, जबकि केडी त्रिपाठी में तो ट्रिक भी नहीं दिया गया, हमारे बुक में ट्रिक भी दी गई है। वो सारे प्राइस को लेकर के 251 हमारा कॉस्ट है बेटा, उस कॉस्ट से आपको वो बुक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इस नंबर पे कॉल करके वो बुक हमसे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट।